नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस की टोटल 21,391 पदों पर रिक्तियाँ निकाली जा चुकी हैं। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी लेने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा और जी लगन के साथ अपना स्टडी करिएगा और एक नौकरी जो कि हर घर वालों का ये सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी ले, उनके सपनों को आप साकार करिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के द्वारा अब तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए अभी तक जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं, जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का और किस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है। तो देखिए, यहाँ पे है भाग का हिंदी और अंग्रेजी है। दोस्तों, हम इसको बाद में कवर करेंगे, इसको वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, सामान्य अध्ययन की तरफ थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और सामान्य अध्ययन से हम शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, ये जगह राज्य के विधानसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभा के जो सदस्य है वो राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि संविधान में अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। समानता का अधिकार की गारंटी देता है हमारा संविधान। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया में के विषय में क्या सही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है, गलत है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, नहीं, प्रत्येक पार्टी की चुनाव चिन्ह की तैयारी जो तैयारी होता है उसको चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है और उसके कार्यक्रम, सिद्धांत या उद्देश्य देता है, ये सही है। प्रत्येक दल चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो तैयार करता है, उसमें बताता है कि हमें मेरी सरकार बनी तो हम पिछले 5 सालों में क्या क्या हमारा उद्देश्य है और क्या कार्य हम करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि दक्षेश सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या बताना आपको। दक्षेश में वर्तमान जो सदस्य संख्या है दोस्तों 8 है। अब देशों का नाम आपको बता दें। दक्षेश के वर्तमान जो सदस्य देश हैं उनमें हैं भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका जो शुरू की थी वो हरिजन था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, आपको बताना है। 21 नंबर है, कौन सी कथन सत्य नहीं है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। ऑप्शन नंबर बी है, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है हमारे समाज में। दहेज प्रथा जो आज भी एक समस्या है। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, ये तीनों सही है, किंतु इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों, दहेज निरोध अधिनियम जो है 1971 ये गलत है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया। भारत में भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन आप सभी को पता होगा, आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, संघवाद की विशेषता नहीं है वो है सत्ता का केंद्रीकरण। आंसर हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के बीच, सरकार के बीच बंटवारा और स्थानीय सरकारों का अधिकार, ये तीनों जो है सरकार की विशेषता है। विशेषता नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 24 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों, विधान परिषद किस राज्य में नहीं बताना है आपको, बताइए। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में विधान परिषद नहीं है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र में लिख लीजिएगा,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी विधान परिषद है, किंतु गुजरात में विधान परिषद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सभी को बताओ, बताइए आंसर क्या होगा। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है। भारत में क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि भारत में जो शासन करते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष, और स्विट्जरलैंड जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, अपने बिहार के रहने वाले थे। चलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में कब हुई थी, 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। इसके संस्थापक सदस्यों में थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। जो प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में आई थी। सूफी जाने जाते थे, आपको बताने कौन से संतों को हम सूफी कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ईसाई के संत के नाम, हिंदू संत के नाम, मुस्लिम संत के नाम, बौद्ध संत के नाम। तो जो सूफी कहते हैं वो मुस्लिम संत थे, ठीक, मुस्लिम संतों को हम क्या कहते थे, सूफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित में से कौन सा, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित में उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो आपको राष्ट्रसंघ के उद्देश्य बताने हैं कि इसमें से कौन सा उद्देश्य है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना उद्देश्य है राष्ट्रसंघ का। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, उद्देश्य है। सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, ये भी उसका उद्देश्य है, किंतु उसमें पूछा कि उद्देश्य नहीं है, तो ये शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना जो है ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। और दोस्तों यहाँ पर लिखिए सिद्धार्थ किसका नाम था, तो गौतम बुद्ध का जो नाम था, गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। और बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना किया, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया, इनिवेसेंट थी। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाउटोस्की और कर्नल अल्काट ने किया था, किंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो सन 1907 ईस्वी में भारत में अड्यार में इसका एक शाखा का स्थापना किया जाता है, और किसने किया, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे 34, ठीक है। 34 है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो ये है आपको 34 का ऑप्शन है स्विट्जरलैंड का सुदेटेनलैंड पर दावा, स्पेन का ग्रीक युद्ध। और उस समय स्पेन में ग्रीक युद्ध हो रहा था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के ड्रेस रिहर्सल यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बना, प्रमुख कारणों में से मान लीजिए एक था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दूं स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। असहयोग आंदोलन कब हुआ, सन 1920 ईस्वी में। इससे पहले कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो इससे पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो देख लीजिए, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, सही है। एडम स्मिथ को जो लेसेज फेयर सिद्धांत था वो काफ़ी मजबूती के साथ प्रमोट हुआ, और सार्वजनिक व्यय मताधिकार की स्थापना, ये इसका जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की परिणाम नहीं है, क्योंकि 1900 आपको बता दें कि 1906 ईस्वी में अमेरिका में महिलाओं के लिए भी व्यय मताधिकार को प्रोत्साहन दिया गया और लागू किया गया, जबकि अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था सन 1774 ईस्वी में हुआ था। इसलिए जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है सार्वजनिक व्यय मताधिकार की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
आपको सहयोग जो दिया था बहु विवाह, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह, इन्हीं के प्रयासों द्वारा 1956 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। वैसे इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? विधवा बहु विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सीमांत गांधी हम खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, बताना है आपको। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, यहाँ पे नहीं काट दिया। ये इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सी घटना है जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बाद हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ था। तो यह इसकी देन थी, प्रथम विश्व युद्ध की देन, जिसकी वजह से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कह रहा है कि वह उपकरण जो वायुदाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए इस उपकरण का हम वायुदाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का प्रयोग होता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है? तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत से परावैंगनी किरणों की रक्षा ओजोन परत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? सरदार सरोवर बांध आपको बताना है नदी पर, यानी किस नदी पे है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो दोस्तों नर्मदा नदी पे है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को मात्रा, CO2 का मात्रा आपको बताना है कि प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा क्या होती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये ज्योग्राफी से, क्योंकि प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक, और हम 48 को देखेंगे। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको हम आइसोबार कहते हैं। जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो जीव सूर्य के प्रकाश से अपने भोजन बनाते हैं उसको उत्पादक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, भारत का नक्शा हो गया, कौन सी नदी है जो पूर्व से इधर से इधर जो प्रवाहित नहीं होती है? तो माही, ताप्ती तथा नर्मदा तीनों नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती है, किंतु चंबल नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की प्रवाहित होती है। इसलिए आंसर 50 का बी हो जाएगा। चंबल नदी जो है पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित नहीं होती है। चलिए 51 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। चलिए प्रारंभ में एक अविभाजित स्थलखंड था, वह क्या कहलाता था? तो जो प्रारंभ अविभाजित जो स्थलखंड था वह पेंजिया के नाम से जाना जाता था। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि मान लीजिए एक पृथ्वी का जो क्रमागत, मान लीजिए पृथ्वी के कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं, जिसमें हम पहले को सियाल कहते हैं, सियाल दूसरे को सीमा कहते हैं और तीसरे क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ठीक, तो 53 का ये हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफा। चलिए प्रदेश 54 है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश है? तो दोस्तों ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो कि फलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे सालों भर वर्षा और धूप पर्याप्त मात्रा में जो कि एक फल के लिए आवश्यकता है वो मौजूद रहता है। इसलिए जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो फलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। चलिए पंचशील का प्रतिपादन किसने किया था? नहीं, किस वर्ष हुआ था बताना है आपको। तो दोस्तों पंचशील का प्रतिपादन जो 1955 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता होगा कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो ये सिंबल था किसने तैयार किया था?
इंजीनियर डी उदय कुमार ने तैयार किया था। फूलों की घाटी बताना है वो कहाँ है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। चलिए 59 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है। दोस्तों रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक जो है वो जे हेनरी ड्यूनेंट है। ये टोटल 35 प्रश्न जो कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड थे। चलिए अब हम हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए हिंदी में कह रहा है कि निम्नलिखित में आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन है नेताजी को आज नहीं वहाँ जाना था। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर होना चाहिए नेताजी को आज वहाँ नहीं जाना था, और यही सही भी होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। दोस्तों वर्णों का सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है और मैं आप लोगों को कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाए मेरी ये कोशिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ बताना है वो अ क्या है। दोस्तों अ जो है एक स्वर वर्ण है। क्या है यह, स्वर वर्ण है। व्यवहार और मत के शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। व्यवहार को हम आचार कहते हैं और मत को विचार। मत का जो पर्यायवाची विचार है, व्यवहार का आचार है। तो 4 का क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं कि व्यंजन संधि की उदाहरण क्या है। दोस्तों व्यंजन संधि की उदाहरण जो उल्लास, संगम और संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समाज में आज भी सीता और सावित्री का महत्व है। समाज में आज भी सीता और सावित्री का महत्व है। यहाँ आपको काले जो छपे शब्द हैं इसका प्रयोग बताना है। तो दोस्तों समाज का संबंध है, मतलब ये किसी जाति को सूचित कर रहा है, और सीता मतलब ये किसी व्यक्ति को सूचित कर रहा है। तो यह जो है संबंध है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बालक ने रोटी खाई। ठीक है, क्या किया, बालक ने रोटी खाई। पद का परिचय आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर होगा इसका, बालक जो है एक सकर्मक क्रिया है। रोटी खाई एक वचन का बोध हो रहा है। खाई कह रहा है इसलिए स्त्रीलिंग है। अन्य पुरुष है। ठीक, भूतकाल और पितृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि रामचरितमानस किसने लिखा। तो आप सभी को पता होगा रामचरितमानस को किसने लिखा। तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश प्रश्नों को देखेंगे। इंग्लिश प्रश्न में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। आपको मतलब करेक्ट ऑप्शन भरने। क्वेश्चन है सी हैज बीन टीचिंग, क्या होगा यहाँ पे, 2005। तो सी हैज बीन टीचिंग फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम भर दीजिएगा, फ्रॉम 2005। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। पेट्रोल इज द सोल्ड बाई लीटर। हमका हमारा तो आंसर नहीं मिल गया क्योंकि पेट्रोल कह रहा है कि पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, यानी कि हम पेट्रोल को किस रूप में लेते हैं, तो लीटर के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, नहीं पेट्रोल को हम लीटर के रूप में लेते हैं। इसलिए 10 का क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा इसमें से सेंटेंस है जो सही है। तो ही सेड इफ नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर गलत है। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चूज द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको राइट आंसर चूज करना है और जो ब्लैंक दिया गया है उसमें भर के सही करना है। ठीक, तो इसमें आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाज डूइंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको कंप्लीट ऐसा शब्द बताना है जिससे सेंटेंस पूरा होता हो या जिससे सेंटेंस बनता है। तो ये मेक में से बनाना होता है। मेक जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चूज द पैरा अपोजिट इन द मीनिंग्स। आपको अपोजिट इन यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है इसमें।
अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि लीन एंड थीन यह जो एक दूसरे का अपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और यह अंतिम भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड पैरा इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, द प्लेड वेल, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है द प्लेड विथ एवरी वंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, जो कि सही है। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश से संबंधित ये 15 क्वेश्चन लिखे और सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपको भारतीय इतिहास, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी और जियोग्राफी इत्यादि सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी इसके जो साइंस वाले प्रश्न हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और ये जो जितने भी प्रश्न थे सारे बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न थे, जो कि पिछले एग्जामों में जो भी हुए हैं एग्जाम, उनमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। और आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछता है। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि अन्य जो बच्चे हैं जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इससे लाभ हो। चलिए दोस्तों, आपको इस तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और हम सेट बिहार पुलिस को इस तरह से लाते रहेंगे। अच्छे कंटेंट उसमें कोशिश करेंगे, अच्छा कंटेंट हो रहा जो कि आप सभी लोग के लिए लाभदायक। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।